नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रदेश की मुख्य खबरों से। लोकसभा चुनाव परिणामों से उत्साहित कांग्रेस का पूरा फोकस दलित और एसटी वोट बैंक को साधने पर है। कांग्रेस ने दोनों वर्ग के वोट बैंक के लिए स्पेशल एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत गांव और शहरों में करीब 4 लाख संविधान रक्षक नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही गांव में संविधान रक्षक, ग्राम पंचायत समिति और शहरों में संविधान रक्षक वार्ड समितियों का भी गठन होगा। लोकसभा चुनाव में करीब 100 सीटों के पास पहुंचने से कांग्रेस जोश में आ चुकी है। कांग्रेस थिंक टैंक का मानना है कि इस कामयाबी में दलित और एसटी वर्ग के मतदाताओं का बड़ा रोल है। इस कारण दोनों वोट बैंक को मेंटेन रखने और कांग्रेस से जोड़े रखने के लिए पार्टी ने स्पेशल प्लान तैयार किया। इस अभियान के तहत कांग्रेस के नेता दलितों के घर जाकर भोजन भी करेंगे। कांग्रेस के SC/ST डिपार्टमेंट को इस अभियान की पूरी जिम्मेदारी दी गई। चुनावी राज्य हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में एक्शन प्लान पर कार्य किया जाएगा। विधानसभा में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र के आसपास नदी नालों की जमीन आवंटित करने और मामले की जांच की मांग की। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने प्रमुख कांग्रेस नेता का नाम लेते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं और उनके रिश्तेदारों को जमीन आवंटित की गई। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के नेता खड़े होकर विरोध करने लगे। विधायक गौतम ने UIT का आदेश दिखाते हुए कहा कि UIT की ओर से जारी किए गए आदेश का हवाला दिया गया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधायक शत्रुघ्न गौतम को प्रकरण में नेता का नाम नहीं लेने के लिए कहा और साथ ही उसे कार्रवाई से बात हटाने की बात कही। इसके बाद कांग्रेस विधायक जोर जोर से बोलने लगे और कांग्रेस मंत्री को जवाब देने की मांग करने लगे। वहीं विधानसभा में बिजली के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, एक प्रदेश दो कानून नहीं चल सकते। प्रदेश के आधे बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री का लाभ दिया जा रहा है, वहीं आधे को नहीं। यह प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव है। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कुछ स्थानों पर नीट UG पेपर लीक होने के बाद भारत की परीक्षा प्रणाली में विश्वास की कमी होने का हवा देने का आरोप लगाया। भाजपा ने उनसे पूछा कि वे इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद माफी मांगेंगे। उच्चतम न्यायालय ने नीट UG 2024 के असफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका देते हुए उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें विवादों में घिरी इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई थी। साथ ही न्यायालय ने कहा कि इसकी शुचिता से समझौता होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई भी सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के सांसदों ने केंद्रीय बजट में विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के साथ भेदभाव और अन्याय करने का आरोप लगाया। संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कई अन्य विपक्षी दलों के सांसद शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि यह बजट जन विरोधी है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी को न्याय नहीं मिला। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा की 48 गेंदों पर 81 रन की ताबड़तोड़ पारी और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट के अपने आखिरी ग्रुप मैच में नेपाल को 82 रन से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारत ने 3 विकेट पर 178 रन बनाने के बाद नेपाल की पारी को 9 विकेट पर 96 रन पर रोक दिया। भारत ने 3 मैचों में 3 जीत के साथ ग्रुप A में शीर्ष स्थान के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि नेपाल का सफर 3 मैचों में 1 जीत से 2 अंक के साथ खत्म हो गया। इस ग्रुप से पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान के 3 मैचों में 4 अंक है। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि राधा यादव और अरुंधति रेड्डी को 2-2 सफलता हाथ लगी। भारतीय टीम ने इस मैच में नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर और हरफनमौला पूजा वस्त्रकार को विश्राम दिया था। भारतीय तीरंदाजों का लक्ष्य ओलंपिक खेलों में पहला पदक जीतना है। भारत ने ओलंपिक में तीरंदाजी में पहली बार 1988 में भाग लिया था। तब से भारतीय तीरंदाजों को अभी तक पोडियम तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। पेरिस ओलंपिक में भारतीय तीरंदाज गुरुवार को लेंस इनवैलिड्स गार्डन में क्वालिफिकेशन राउंड के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। लंदन ओलंपिक 2012 के बाद यह पहला अवसर है जब भारतीय टीम ने सभी 6 खिलाड़ी शामिल है। भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने रैंकिंग
रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। इस बार भारतीय तीरंदाज 5 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। पेरिस ओलंपिक में पुरुष टीम का फाइनल सोमवार को, जबकि व्यक्तिगत एलिमिनेशन मंगलवार से शुरू होगा। और अब चलते हैं अर्थ जगत की ओर। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने कहा कि आयकर की कम दर और छूट दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। जो लोग कर की कम दर चाहते हैं उनके लिए नई व्यवस्था उपयुक्त है, जबकि छूट पुरानी व्यवस्था में ज़्यादा है। उन्होंने यह भी कहा कि बजट में अच्छे वेतन वाली नौकरियों को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। सरकार का मकसद युवाओं को उनकी प्रतिभा के अनुसार प्रशिक्षण देकर बाजार के हिसाब से रोजगार के लिए तैयार करना है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश बजट में नई कर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने और कर स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव किया। बजट में किए गए बदलावों से नई कर व्यवस्था अपनाने वाले कर्मचारियों को करीब 17,500 रुपये तक की कर बचत हो सकती है। उन्होंने कहा कि कुल करदाताओं में से 2/3 यानी लगभग 68% नई कर व्यवस्था में आ गए, अन्य पुरानी कर व्यवस्था में है। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के दौरान 19 लोगों को लेकर पोखरा जा रहा एक निजी एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 18 यात्रियों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि सौरभ एयरलाइंस के विमान में दुर्घटना तब हुई जब विमान रनवे पर फिसला और उसमें आग लग गई। सूत्रों ने बताया कि पोखरा जाने वाले सौरभ एयरलाइंस के इस विमान में चालक दल के सदस्य समेत कम से कम 19 लोग सवार थे। दुर्घटना स्थल से 18 शव बरामद किए गए। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रवक्ता सुभाष झा ने कहा कि यह हादसा पोखरा जा रहे विमान के उड़ान भरने के दौरान रनवे पर गड़बड़ी के कारण हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट को ब्रिटेन के कारोबारी और निवेशक समुदाय ने उत्साहजनक बताया। उन्होंने विदेशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दर 40% से घटाकर 35% करने और एंजल कर को लिए निर्णय को सकारात्मक कदम करार दिया। स्टार्टअप कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए सीतारमण ने सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल कर समाप्त करने की घोषणा की। एंजल कर का मतलब वह आयकर है जो सरकार गैर सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई धनराशि पर लगाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति विदेशी निवेशकों की धारणा को बढ़ावा मिलेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।